हेलो 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 हेलो। लाइव वाले बच्चे एक बार क्लियर करो यार, ऑडियो वीडियो एक बार ही मेरे को बताओ जरा, आ रही है क्या? नमस्ते जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? क्या कह रहे हो? बच्चे संस्कारी होना भी चाहिए। बच्चों को संस्कारी होना भी चाहिए। अच्छी बात है ना, डाउट है तो बढ़िया बात है। डाउट होना भी चाहिए। डाउट नहीं होगा तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। हम्म। डाउट होना इज अ गुड थिंग। क्या कह रहे हैं समीर? क्या? क्लास एंड पे डाउट कभी भी शुरू में नहीं लेने चाहिए, मनहूसियत हो जाती है यार। है? नई नई एनर्जी से पहले पढ़ो, उसके बाद एंड में जाके डाउट लो। ठीक है? चलो और बताओ। अरे, आवाज आ रही है क्या तुम्हें ऑनलाइन वाले बच्चों को? क्लियर करो भाई, बढ़ेंगे आगे फटाफट। लेक्चर नंबर बताओ रे, क्या है आज का? है? बड़े दिनों बाद आया है धोलिया। कहाँ था? है? क्या करने गया था पंजाब? मामा या ममा? मामा। मम्मी का भाई। उनकी एनिवर्सरी थी। सही है यार। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अच्छा। हाँ तो यार फिर, पंजाब में तो सस्ती थोड़ी मिलती है। पंजाब में तो महंगी मिलती है। तो तो मतलब, एक मिनट, मतलब मामा की एनिवर्सरी थी, कोई रोक टोक नहीं थी, तो इतना क्यों मतलब? है? कंट्रोल करना चाहिए था ना। अरे हर्ष नहीं आया क्या आज? है? अच्छा, बाहर घूम रहे हैं। सही है, सही है। और तेरी सहेली कहाँ है वो? तबीयत खराब हो रही है उसकी? तबीयत ज्यादा खराब रहती है। क्या हो गया उसको? मतलब बच तो जाएगी ना? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? बच तो जाएगी उसको, ये बता, मतलब बच जाएगी ना? बस ठीक है। हैं? चलो। ओम नमः शिवाय। अरे बड़ी प्यारी लड़की है यार वो, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? हैं? हैं? मैं वो बोनविटा आता है ना बोतल में। हाँ। ये हुई ना बात। ऐसे बात कर। चलो। अच्छा ये बताओ, ओ बेशर्मो, ये बताओ मेरे को, लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? 39 है क्या? है? 39? अभी 39 क्लास ही हुई है हमारी। बड़ी कम क्लास हुई है यार। है? ठीक है, इसका तो मन ही नहीं लग रहा था तेरे बिना, प्रशांत का। इसने तो भाई स्टेटस लगाने शुरू कर दिए थे व्हाट्सएप पे, तेरे बिना। और है? अब मेरे को दिखे ना। अब मेरे नहीं, मेरा तो इसने ये भी नहीं पूछा कि तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी। इसने ये भी नहीं पूछा इसने। कल इसने कल कल इसने चुपचाप टेक्स्ट की जगह कोस्टिंग पढ़ लिया, कुछ नहीं बोला। है? क्या बेटा? ना मैसेज तो जानबूझ के नहीं करवाया मैंने। मेरे को पता था 50% छुट्टी मार लेंगे, आधे रास्ते में से निकल लेंगे घर। हाँ। हाँ जी। यार मेरे को फीवर आ गया था, फीवर, बुखार अचानक से। अभी ठीक है। रात को जब सोता हूं तब आ जाता है। सोऊं ना? हाँ बेटा, सही कह रहे हो। क्या? तुम्हारे जैसी किस्मत नहीं है ना बेटा मेरी कि दिन में सो सकूं मैं।
तुम्हारे जैसी किस्मत थोड़ी है मेरी। दिन में तो दिन में तो यही तो असली कलेश हुआ है। समझे नहीं बात तुम। तुम्हें लगता है कि सीए बनने के बाद सब आसान हो जाता है, नहीं। उसके बाद तो असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब तक सीए नहीं बना तब तक शादी का पचड़ा नहीं पड़ा, और शादी हो गई तो फिर उसके बाद तो जीवन जो है ना वो, ठीक है। वो मेरी दादी कहती थी कि धरती पे भी एक नर्क है। धरती पे भी एक नर्क है। एक नर्क तो ऊपर है, वो आसमान में, स्वर्ग, हाँ ऊपर ऊपर। तो एक नर्क धरती पे भी है। तो मुझे पता नहीं था वो कौन से वाले की बात करती थी, तो अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है मेरे को, है। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि कहाँ थे भाई, है? नहीं, तुम कहाँ थे दोनों? लग तो ऐसे रहे थे कहीं किसी के पीछे दौड़ दाड़ के आराम से तब आए हो, भागते हुए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अरे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे को मत बोला करो यार तुम लोग ना। मेरे को बोला करो नमस्ते। ये क्या तुम यार क्या बोलते रहते हो, गुड आफ्टरनून, एवरी आफ्टरनून इज गुड। चलो रे, करे काम, निपटाएं, आगे बढ़े। तो एक काम करो, जल्दी से हेडिंग डालो रजिस्टर में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। और तू ना गीतांजलि वहां से खड़ी हो जा पिलर के पीछे से, जल्दी खड़ी हो जा, है। आगे आ फटाफट, पावनी के साथ बैठ, पावनी के साथ बैठ। कोई बात नहीं, पेन होगा तो देखेंगे। आओ, मेडिसिन है, जल्दी आओ। नमस्ते जी, नमस्ते, हैं? जल्दी आओ, जल्दी आ। मैं क्वेश्चन किससे पूछूंगा, वहां इतनी दूर बैठी है, जल्दी आ। देख रहा है तबरेज, आजकल के स्टूडेंट्स देख रहा है तो टीचर की बात नहीं मानते हैं। डर तो था ही नहीं कभी। डर तो था ही नहीं कभी। चलो जल्दी आ जा। क्या करना है यार, खौफ बना के। आओ, हेडिंग डालो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या बेटा? बेटा ये लास्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का। हाँ, फिर उसके बाद तो टाटा बाय बाय। क्या पढ़ते रहोगे या पूरा साल इसी को पढ़ना है क्या बेटा? है, पढ़ते पढ़ते थक गए? ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसके बाद जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो वो भी इसके जैसा ही है, बट उसको खत्म होते ही फिर इनकम टैक्स कुछ ज्यादा नहीं होता, मतलब निपट जाता है। लिखो भाई, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिख लिया क्या? हेडिंग डाल दिया क्या आपने? चलो, जनरली क्या होता है ना, ये चैप्टर्स बच्चे बाद में पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं इन सबको। तो वो लास्ट में क्या है ना, उतना टाइम होता नहीं है, टीचर के पास भी नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता, प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं होता, जीएसटी शुरू हो जाता है। तो अभी क्या, अभी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम होगा इसको प्रैक्टिस करने का, दबा के खूब बढ़िया प्रैक्टिस करना आप इसकी ना। तो आपके पास सही टाइम पे निपटा लिया तुमने इसको ना। तो प्रिजम्पटिव नाम से क्या समझ में आता है? प्रिजम्पटिव नाम से क्या समझ में आता है? अरे बोलना, इधर देखना, उसे क्या देख रहा है? अब बोल, क्या मतलब प्रिजम्पटिव का? पहले से मान के चल रहा, क्या मान लू पहले से? पहले से मान लू, ऐसे मान सकते हैं? और ऐसे अगर मान सकते हैं तो मतलब क्या ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि मानना पड़ गया हमें? और क्या मान लिया? कुछ भी। तो कह रहे प्रिजम्पटिव इनकम, इनकम मान लो, कुछ कुछ इनकम को अज्यूम कर लो। ऐसे कैसे हो जाएगा अज्यूम? एनी आइडिया? तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पीजीबीपी का सेकंड फोल्ड है। इट इज अ सेकंड फोल्ड ऑफ पीजीबीपी। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो ये सिक्के का एक पहलू जो हमने पढ़ा, नॉर्मल टैक्सेशन, सिक्के का दूसरा पहलू जिसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम
एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम सब कुछ अजम्पशन बेस्ड करेंगे। मतलब मतलब ये कि अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक एज ऑफ नाउ हम क्या कर रहे थे। बेटा एक मिनट, लेट मी स्पीक, मेरे को बोलने दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक नॉर्मल गेम खेल रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये चैप्टर शुरू किया तो फिर इसमें एक 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 करके हमने खर्चों को पढ़ा, पढ़ते रहे, है ना। एक्सपेंसेस को पढ़ते गए, मल्टीपल एक्सपेंसेस पे बात करते गए, फिर एक्सपेंसेस के ऊपर कंडीशंस लगा के पढ़ते गए, ऐसे पढ़ते गए हम इसको। तो लेट्स मेक द फॉर्मेट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो हम क्या पढ़ चुके हैं एक फॉर्मेट के थ्रू समझते हैं, फिर उस फॉर्मेट को समझने के बाद इधर क्या पढ़ना है वो समझते हैं, ठीक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हमें 3 सेक्शंस पढ़ने हैं। एक पढ़ना है सेक्शन 44 AD, एक पढ़ना है 44 ADA और एक पढ़ना है हमें सेक्शन 44 AE, ठीक है। ये 3 सेक्शंस हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। आप इस तरीके से भी समझ लो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ वे है इनकम निकालने का, बिजनेस इनकम कंप्यूट करने का एक स्पेशल तरीका है। लेकिन ये स्पेशल तरीका स्पेशल लोगों के लिए है। स्पेशल तरीका हमेशा किसके लिए दिया जाता है भाई, एक बात बताओ, जो गली होती है, जो शॉर्टकट होता है, जो बाईपास होता है, वो एक्चुअली क्यों निकाला जाता है? टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स, टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स। भाई मान लो हमने एक नेशनल हाईवे निकालना है, तो आपको पता है नेशनल हाईवे जब तक जरूरी ना हो तब तक उसे कभी भी शहर के बीचों बीच से नहीं निकाला जाता, जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि यार नेशनल हाईवे जो बना होता है ना, अब मान लो एक हाईवे यहां से हमने बनाया ऐसे, और उसके बीच में यहां पे मान लो एक शहर आ गया, ऐसे बड़ा शहर आ गया, ठीक। अब कोई और रास्ता है नहीं और हमें इसी शहर को क्रॉस करके दूसरी जगह जाना है। तो आपको पता है ये जितना टाइम अपने को यहां से यहां ट्रेवल करने में नहीं लगा होगा ना, उतना टाइम यहां से निकलने में लगेगा। तो ये इशू है ना यहाँ पे भाई, हर शहर की अपने कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं। बोलो, तो क्या करते हैं लोग ना, बाईपास निकाल देते हैं, ऐसे शहर के आउटर से ऐसे बाईपास निकाल देते हैं। तो जिनको देखो, जिनको इसमें यहां अंदर एंटर करना है वो तो एंटर कर ही जाते हैं रास्ता यूज करके, ये वाला, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या बना दिया जाता है यार, जिनको इन सब से कोई मतलब नहीं है ना, इस सिटी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो यार यहां निकलना है, काहे को मैं इसको क्रॉस करूं, तो मेरे को एक रास्ता दे दिया जाता है, गली दे दी जाती है यहां से निकलने के लिए, ठीक है। तो ये क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? फॉर ईजमेंट, काम को मुश्किल बनाने के लिए या आसान बनाने के लिए? काम को थोड़ा आसान करने के लिए। तो ये जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन है ये भी कुछ इसी तरीके का क्या है, बाईपास है, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज, हमने आज तक जो सीखा है इतनी क्लासेस के अंदर, वो हमने क्या क्या सीखा है अभी। तो हमने भाई तबरेज, एक तो तेरा नाम किसने रखा है ये बता दे मेरे को, तू पहले किसने रखा तेरा नाम? दादी ने? क्या मतलब होता है इसका? सही है भाई, क्लास के बाद 2 मुक्के मेरी तरफ से, ठीक है। क्लास के बाद ना, जैसे क्लास खत्म हो जाए तो इसको 2 मुक्के मेरी तरफ से धरने हैं तुझे, ठीक है। मैं तो धरूंगा ये अभी थोड़ी देर में, तब मेरी तरफ से 2 तेरे को भी धरने हैं इसको। क्या बोलता रहता है यार ये है? चलो ठीक है। वैसे एनीवेज, तो भाइयों क्या पढ़ा है अभी तक हमने? सर अभी तक हमने ना एक स्टेटमेंट बनाई थी, याद है आपको? स्टेटमेंट जो हमने बनाई थी वो ऐसे कुछ करके बनाई थी। क्या लिखा था हमने? यहां लिखा था स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अरे कुछ भी बोल दो ना, टैक्सेबल इनकम बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? टैक्सेबल इनकम अंडर हेड बीजीबीपी बोल दो, चलेगा। तो गुरुजी हमने ये सब काम कर रखा था पहले से। इसमें सबसे पहले आपने स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने प्रोटेक्ट किया था रेवेन्यू को। बोले तो
इनकम कहां से आएगी? तो आपने कुछ ऐसा किया था कि सर यहां आपने पीजीबीपी के अंदर जो बेस बनाया था वो बनाया था किसको? बोलो जल्दी बोलो। एज पर जो दिया है उसके हिसाब से आपने इसको बेस बनाया था, बनाया था। फिर आपने क्या करा था सर? फिर इस नेट प्रॉफिट में हमने एडजस्टमेंट करे थे। क्या करे थे? एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। दो एडजस्टमेंट इनकम के थे, दो एडजस्टमेंट एक्सपेंस के थे, याद है ना? गुड। तो पहले हम बात करते हैं इनकम साइड से। इनकम में हमने ऐड किया था वो आइटम्स जो गिवन थे सेक्शन 28 में, या फिर अच्छा ये वो इनकम्स थी जो चार्जेबल टू टैक्स थी पीजीबीपी में। क्या थी रे? इनकम चार्जेबल अंडर हेड पीजीबीपी। और ये लिस्ट थी इनकम की हमारे पास। हाउ मेनी आइटम्स वर देयर? देयर आर टोटल 9 आइटम्स। कितने? 9 आइटम्स वर देयर। ठीक है। तो अगर वो पीएनएल में ऑलरेडी एडजस्टेड है तो ठीक है, और नहीं है तो करेंगे, ऐड करेंगे। और इसी के साथ साथ सेक्शन 41 हमने पूरे चैप्टर में 3 जगह देखा, पूरे चैप्टर में 3 जगह। एक, नंबर 1 बैड डेट्स रिकवर्ड, नंबर 2 साइंटिफिक रिसर्च का एसेट बेचा, और नंबर 3 41 हमने कहां पे देखा? 41 हमने देखा कि कोई लाइबिलिटी थी जिसकी तुमने डिडक्शन ऑलरेडी ले रखी है, वो रिकवर हो गई है, तो वो तीसरा नंबर था। तो बेसिकली 41 था डीम्ड इनकम। क्या था? डीम्ड इनकम। क्लियर हो गई बात? और 41 का इंपैक्ट तो इतना जबरदस्त है कि इवन बिजनेस खत्म हो गया और तभी भी वो लाइबिलिटी आपको रिकवर हो गई, या वो 41 का कोई आइटम रिकवर हो गया, तो उसी साल का इनकम माना जाता था जिस साल वो रिकवर हो जाता था। तो सेक्शन 41 हमने पढ़ा, यानी कि हमने 28 और 41 से वो आइटम्स निकाले जो कि इनकम में ऐड हो जाते हैं। फिर सर हमने इनकम के रिस्पेक्ट में एक चीज और पढ़ी थी, और वो हमने पढ़ी थी, याद है या भूल गए? लेस वाले आइटम। याद करो, लेस वाले आइटम। सर लेस वाले आइटम थे, सर लेस वाले आइटम थे या तो वो इनकम जो पीएनएल में लिखी हुई है वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 10 का आइटम है वो, या फिर वो किसी दूसरे पर्टिकुलर हेड के अंदर टैक्स होनी है। जैसे कोई इनकम सेक्शन 15 में टैक्स होनी है, कोई इनकम सेक्शन 22 में टैक्स होनी है, किसी इनकम को आप सेक्शन नंबर 45(1) में टैक्स करोगे, या कोई इनकम को आप टैक्स करोगे 56 सबसेक्शन 1 में। ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे ये क्या था? ये सैलरी था, ये हाउस प्रॉपर्टी था, ये कैपिटल गेन था, और ये अदर सोर्सेस की इनकम थी। डन। तो उसको इसमें से आपको क्या करना पड़ता था? हटाना पड़ता था। अगर हटी हुई है तो ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस में हटी हुई नहीं होती, आपको हटाना पड़ता है। तो यू मस्ट हैव टू नो कि करना क्या है। ठीक है सर। ये करने के बाद अपन करते थे एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। किसकी एडजस्टमेंट करते थे साहब? एक्सपेंसेस की। और मजे की बात ना, एक्सपेंसेस में पहली एडजस्टमेंट होती थी लेस आइटम की, और लेस आइटम तुम अपने घर से बना के नहीं ला सकते थे, वो आइटम भी एज पर लॉ होने चाहिए थे। और अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको सेक्शन 30 में जो माइनस होगा वो बताया था? अरे बोलो ना। 31, 32 पूरा नियम पढ़ा रखा है मैंने आपको ये। हाँ जी। 35 आपने पढ़ाया, 35 के बाद आपने 35 एडी पढ़ाया। बोलो। 35 एडी पढ़ाने के बाद आपने 35 डी भी पढ़ाया सर। डी पढ़ाने के बाद आपने 35 सीसीए पे भी बात करी, फिर आपने 35 डीडीए पे भी बात करी। याद करो, हो गई थी? खत्म हो गई क्या ना? 36 पे भी बात करी थी कि नहीं करी थी? फिर 37 पे बात करी कि नहीं करी? और बताओ 38 के प्रोविजन पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? एनी एक्सपेंस जो पूरी तरह बिजनेस पे खर्च नहीं हुआ है, तो जितना बिजनेस पे खर्च हुआ है उतना ही डिडक्शन अलाउ करेंगे। याद आया कुछ? हाँ सर। सर फिर आपने ना एक्सपेंस में कुछ बातें हमसे करी थी,
एड वाली, मतलब डिसअलाउड खर्चे। डिसअलाउड खर्चे पे क्या था, टर्म्स एंड कंडीशन थी। पहली टर्म्स एंड कंडीशन थी सेक्शन 37(2)(b), दिमाग में डाल लेना। पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में, सॉर्वीनियर में, पैम्पलेट में अगर तुमने कोई एडवर्टीजमेंट डाला और वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तुमने ऊपर क्लेम करा हुआ है तो हम उसकी डिडक्शन आपको नहीं देंगे, एड बैक करवाएंगे। दूसरा सेक्शन 40(a)(2), सेक्शन 40(a)(2), पेमेंट मेड टू रिलेटिव एनी एक्सपेंस विच हैज बीन ऑलरेडी अलाउड एज डिडक्शन, बट उसमें तुमने किसी रिलेटिव को, रिलेटिव का मतलब कौन था, असेसी की स्पाउस, असेसी का भाई, असेसी की बहन, असेसी की मां, और उसके पापा, उसके दादा, उसकी दादी, उसका पोता, उसकी पोती, उसका बेटा, उसकी बेटी। याद आया? आया कि नहीं आया याद? गुड। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 40(a)(3), पेमेंट मेड इन कैश, पेमेंट मेड इन कैश। मोर देन 10,000 की पेमेंट आप कैश में करोगे तो प्रभु दिक्कत हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर को करते हो 35,000 की लिमिट है, गया कुछ दिमाग में? फिर आपने सर जी जिक्र किया था 40(a), जहां टीडीएस काटना था बट नहीं काटा। दो डिसअलाउंस थे, 100%, 30%। 100% आउटसाइड इंडिया, 30% इन इंडिया टू अ रेजिडेंट, 30% का रिडक्शन दे देंगे। लेकिन याद करो इसको रोल बैक भी किया गया था, लेकिन अभी रोल बैक तो बाद में होगा ना, है ना? अच्छा, और क्या था? और था 43(b), देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट आपको रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले कर देनी है, नहीं करोगे भूल जाओ डिडक्शन। बोला था क्या ऐसा कुछ? जब ये सब हो गया तो तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो गई कि करना क्या है। अब है 40 पार्टनरशिप फॉर्म है ना, साइड करो उसको, तो उसका इससे क्या लेना देना। मान लो ये नॉर्मल एसएससी है, पार्टनरशिप फॉर्म तो अलग से पढ़ा दिया था मैंने आपको, ठीक है? तो कुल मिला के ये सब कुछ हो जाने के बाद आपका जो नेट रिजल्ट आता है वो क्या आती है, बिजनेस इनकम आती है, जो कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन ऐसे अपनी बिजनेस इनकम निकालता है। ठीक बात? क्या हुआ कि ये जो बगल में घुसते हैं ना, अपन एंट्री लेते हैं ना ऐसे बिल्डिंग में, तो आपने देखा होगा यहाँ पे नई नई एक चाय की दुकान बनी है अभी, बढ़िया चाय बनाता है भाई, ठीक है, मतलब मेरे को बढ़िया लगती है। तो एक दिन मेरे को उसने बुलाया, शाम को मैं निकल रहा था यहाँ से, कहता सर चाय पियोगे? मैंने कहा बना दे भाई, पी लेंगे। उसने चाय बनाई, 15 रुपए की चाय है उसकी। मैंने पैसे निकाले उसको देने के लिए, बोला सर नहीं पैसे मत दो यार। मैंने क्यों? कहता आप मेरी एक हेल्प कर दो। तो बताओ। कहता ये मेरी दुकान है। दुकान का मतलब क्या होता है? और मुझे किसी बंदे ने बोला है कि मैं इसकी रिटर्न अगर फाइल करूंगा तो मेरे को लोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुझे अपनी इस दुकान की एक और ब्रांच खोलनी है नोएडा, तो सर मेरे को ना लोन चाहिए, और उसके लिए सर मेरे को भरनी पड़ेगी रिटर्न। मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई मैं एलिजिबल भी हूं क्या लोन के लिए। तो सर वो रिटर्न भरोगे जब आप, तो सर मेरी इनकम कैसे कंप्यूट होगी, बस आप मुझे ये बता दो। मैं बहुत आसान है ये तो, आजा बैठते हैं दुकान में। और मैंने उसको भाई साहब बताना शुरू किया कि देख भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट, देन सेक्शन 28 एंड 41 ऐड कर देना, फिर सेक्शन 10 माइनस कर देना अगर कुछ होगा तो, 15 भी माइनस कर देना, 22 भी माइनस कर देना, ये सब माइनस कर देना। ये जब माइनस हो जाएं तो फिर ये खर्चे हैं सेक्शन 30, 31, 32, 35, 35 AD, 35 D, 35 CCA, 35 DDA, 36। कहता सर रुको, पानी पियोगे आप? मैंने कहा नहीं मेरे को तो आदत है। तो मुझे नहीं है। अरे सर मेरे को ये बताओ इनकम क्या है? ये मेरी समझ के बाहर का मैटर है सर। एक आम आदमी को ये बातें समझ आती है क्या?
अगर उसे यही सब करना होगा ना तो उसे एक बंदा रखना पड़ेगा अपने साथ. ही मस्ट हैव टू अपॉइंट अ प्रोफेशनल. और जब आप किसी प्रोफेशनल को अपने पास अपॉइंट करोगे तो फ्री में अपॉइंट नहीं होगा. वो सैलरी मांगेगा. क्या मांगेगा? सैलरी देने की औकात नहीं है. सैलरी दे नहीं सकता. कंप्लाइंस हो नहीं सकता. बोलो, गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे इससे मिलेगा कद्दू. और गलती किसकी? किसने बनाया इतना कंबरसम प्रोविजन? तुमने. तो फिर गवर्नमेंट से पूछते हैं हम कि कैसा लगा आपकी दवाई का टेस्ट? हाँ या ना? आप ही की तो दवाई है ना, खाओ और खा के बताओ कैसा लगा. गवर्नमेंट बोली यार बात तो सही है, ये छोटा बिजनेसमैन कैसे करेगा, मारा जाएगा. नहीं, अभी ये पूछ रहा है कि मैं टैक्स दूं कि ना दूं. गवर्नमेंट बोली दे दो. बोले कैसे? ऐसे. इस तरीके से. आप चाहते हो मैं इस तरीके से टैक्स दूं? आप चाहते हो मैं इतना सारा कुछ तमाशा नौटंकी करूं बैठ के यहां पे? है इतना बड़ा धंधा दिख रहा है आपको मेरा? चाय बनाता हूं मैं. वो पीछे से ऑमलेट वाला चीख के पड़ा, हाँ मैं भी हूं. उधर जहां तुम वो खाते हो ना डोसा, वो भी चीखा. उसके बगल में लिट्टी चोखा, वो भी चीखा. हाँ या ना? आगे उसके आगे छोले भटूरे वाला भी, पोहे वाला भी, सब चीखे. क्या ड्रामा है भाई? ये सब हम कर पाएंगे क्या? अरे कर पाएंगे क्या ये लोग ये सब नाटक? नहीं कर पाओगे ना. क्या करो इनके लिए? इनके लिए क्या करो? इनके लिए एक गली निकालो जो ये सब नौटंकी ना करनी पड़े इनको. सरकार को मिल जाए पैसा, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को मिल जाए, और इन बेचारों के साथ ये सब ड्रामा भी ना किया जाए. तो इसके लिए लॉ में लाया गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट. व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? गवर्नमेंट ने इन सभी को बुला लिया ऐसे सबको ना, हवेली पे बुला लिया. बोले हाँ बताओ क्या चाहते हो? टैक्स देना चाहते हैं सर. गवर्नमेंट बोली बहुत बढ़िया, हम लेना चाहते हैं. तो सर हमारे और आपके बीच में ना ये आपका जो ये जो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ है ना, नाम सुन के डर लग गया 35 सीसीए है. ये सर ये सब नहीं हो पाएगा हमसे. हम इतने क्वालिफाइड कहां हैं? बोले तो एक काम करो ना, सरकार ने आइडिया दिया कि तुम एक काम करो, तुम एक प्रोफेशनल को हायर कर लो. अच्छा, इतनी इनकम है हमारी? समझो बात को यार. घर तो बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं बेचारे. समझे नहीं बात आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं. अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को एक डायलॉग मारा था. कहते बरसात से बचने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, बात करते हो गोलीबारी की. है कारगिल का जब लड़ाई चल रही थी तो तब नवाज शरीफ को अटल बिहारी वाजपेयी ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया था. क्या बात करते हो यार आप? बारिश आ गई तो तुम छुप नहीं पाओगे, कह रहे हो गोलाबारी. अरे तुम्हारी औकात है क्या? तो यार औकात के बाहर जाके कोई बंदा प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है क्या? है? अरे बोलो. अब मित्तल कॉमर्स क्लासेस है. आपको पता है वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट जिसके अंदर हमारे इंटरनल ऑडिटर्स बैठे हुए हैं. सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा है वहां पे. तो आपको क्या लगता है इनकी रिटेनरशिप फीस नहीं जाती होगी? तो कंपनी इस पे खर्चा कर सकती है, इसलिए कंपनी ने बिठा रखा है वहां पे डिपार्टमेंट अलग से. यही बात अगर आप किसी चाय वाले को बोलो या किसी ऐसे छोटे मोटे ट्यूटर को बोलो कि तू ये सब कर ले, कर पाएगा क्या वो बेचारा? तो दिक्कत आएगी ना. तो अब इस दिक्कत को अवॉइड करने के लिए है, इस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा, ये एक गली निकाल दी. ये गली है. आई बात समझ में? तो अगर गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ करेगी तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा. देखो साहब ऐसा है, तुम्हें अगर रिलैक्सेशन चाहिए ना इन सब चीजों से, तो भाई देखो ऐसा है, ये क्या नाम, पावनी, तेरे को ना क्या करनी पड़ेगी, तेरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी कुछ. जैसे जैसे तो देख मेरी बात सुन, ये चाहिए ना, क्या चाहिए? बिजनेस इनकम चाहिए ना. हम बिजनेस इनकम निकाल देंगे. गवर्नमेंट ने कहा बिजनेस इनकम हम बताएंगे, और तुझे तेरी मम्मी की कसम है तुझे माननी पड़ेगी. दुर्भाग्य बोले ठीक है मान लूंगे.
बताओ कितनी लेनी है। तो उन्होंने एक नोशनल फिगर बता दी। पूर्वांगी बोली, अंकल मेरे को उसमें से ये मिलेगा, ये खर्चा मिलेगा मेरे को उसमें से। होता है ना, आदत होती है हमारी, मिलेगा क्या। उसने कहा नहीं, ये सब कुछ डीम कर लिया जाएगा कि ये मिल चुका है। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा। तो तुम ऊपर क्यों बोल रहे हो, ऊपर तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है ही नहीं। मतलब ऐसा है कि तुम्हें दिक्कत किस बात से थी, तुम्हें दिक्कत सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम से थी ना, खत्म, हटा दिया हमने तुम्हारे लिए वो। तुम्हें वो सब नहीं करना है, और तुम्हें क्या करना है वो हमने तुम्हें बता दिया कि ये तुम्हारी इनकम मानी जाएगी। बात खत्म हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इनकम अंडर हेड पीजीबीपी लिखेंगे, किसकी, इन लोगों की, किन लोगों की, इन लोगों की, तो सीधे सीधे बस ये लिखेंगे हम वहां पे, ये जो आया ना हम वहां पे ये लिख देंगे बस उठा के। मतलब ये सब नौटंकी नहीं करनी है हमें, नहीं करनी है। मजा आ गया सर। ये तो गीतांजलि कह रही है बढ़िया है यार, ये सब तो मतलब साला कुछ करना ही नहीं है गीतांजलि, ये सब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सर ये वाली बात आपने पहले क्यों नहीं बताई कि एक ऐसा रास्ता भी है हमारे पास। अब सुनो, मैंने क्या बोला, ये रास्ता सिर्फ किसको दिया गया है, स्मॉल बिजनेस पर्संस को। देखिए हमारा जो लॉ है ना, कानून, ओ मामा की एनिवर्सरी, दौड़ लगवाऊंगा क्लास में, समझ गया तू, खड़ा हो जा। हिम्मत कैसे हुई तेरी आंख झपकाने की। सजा पता है क्या है इसकी, सजा बता इसको क्या है, कान में बताइयो ना, कान में क्लास के बाद। हाँ ठीक है, ठीक है, मैसेज कर दिया उसको, इसको पता नहीं है, नया है ना अभी। हाँ भैया सुनो, ओ भाई इधर देख ले। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना। मजे की बात, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कुछ करना ही नहीं है। तो हमारा जो लॉ है, कानून जो है हमारा, एक्चुअल में ये ना शुरू से ऐसा ही है। ये कहता है देखो यार ऐसा है, भले ही कोई गुनहगार छूट जाए, हमारा कानून जो है ना वो ऐसा ही है, ये भले ही कोई गुनहगार छूट जाए, लेकिन यार हमारे कानून के हिसाब से ना किसी बेगुनाह को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ऐसा कानून है हमारा, भोला भाला नहीं, सीधा साधा सा। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने एक रास्ता निकाला, एक एक बाईपास गली निकाली, जिसमें हमें इनकम अंडरहेड पीजीबीपी निकालने के लिए ये सब तामझाम नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे अपनी बिजनेस इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक ऑप्शन है। क्या है, एक ऑप्शन है, ठीक है। अब ऑप्शन है तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज एन ऑप्शन। बट ये ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, एज अ टैक्स पेयर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर टैक्स दे सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोग्राम तो हो रहा था छोटे लोगों के लिए, तो बड़े वाले बिजनेसमैन की भी नजर पड़ी उस पर, कहता ओए ये सही है, तो वो भी बोले जाके गवर्नमेंट को हमें मिलेगा क्या ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। जैसे लेडीज कोच आप लोगों के लिए नहीं होता ना, वैसे ही ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं है। हाँ या ना, इसलिए तुम्हें वही कॉर्नर पे खड़ा होकर टाइम पास करना पड़ता है। हाँ मतलब वही खड़ा होना पड़ता, अब क्या करें भाई, है कि नहीं। तो अपन लोग जब क्लास में जाते थे तो वो मैडम उस तरफ खड़ी हो जाती थी, उस तरफ, और हम इस तरफ, और बीच में वो ऐसे 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 हिलता है ना, वो ऐसे ऐसे, भाई साहब मतलब चक्कर आता था यार। ठीक है क्या करें, मजबूरी। एनीवेज, तो ये आपको समझ आ गया क्या गेम क्या है। तो जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन का ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन एक्चुअल में
नॉर्मल बिजनेसमैन को, नॉर्मल बंदा, बड़ा बिजनेसमैन उसके लिए नहीं है, छोटे बिजनेसमैन को ही रास्ता दे दिया गया, तो चाहे तो इस गली में जा सकता है। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कौन कर सकता है, हु कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम? तो इट इज अ क्या है, ऑप्शनल स्कीम। कौन कौन लोग आते हैं, इसको अपन दो हिस्सों में बांट देंगे एक बारी। एक तरफ लिख दो बिजनेस, एक तरफ लिख दो प्रोफेशन। प्रोफेशन भी हो सकता है ना, तो एक तरफ बिजनेस लिख दो, एक तरफ प्रोफेशन लिख दो। ठीक दिया, चलो ओके, एक तरफ लिख दो। ये बीकॉम के पेपर तो खत्म हो गए ना, है मंडे को लास्ट था ना? अच्छा, तो क्या मतलब अभी है या मतलब गए? अभी है, 2 महीने से चल रहा है ये ड्रामा, पता है? पूरा का पूरा पीजीबीपी लद गया इसके चक्कर में हमारा। चलो सुनो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दो पार्ट्स, एक तरफ लिख लो बिजनेस, एक तरफ लिख लो बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम कोई क्लास ऑफ बिजनेस दे सकते थे कि भाई आप लोग बिजनेस, आप लोग का धंधा इसमें आ जाएगा? तो थोड़ी ज्यादा मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी पड़ती, क्योंकि बिजनेस तो आज के टाइम में आदमी किसी भी तरह का कर सकता है। ठीक है, तो एक तरफ बिजनेस लिख लो और एक तरफ लिख लो प्रोफेशन। एक बात याद रखना, प्रोफेशन का मतलब यहां पे स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। कौन है? स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। ठीक है बेटा, स्पेसिफाइड प्रोफेशन की एक परिभाषा है जिसमें कौन कौन आते हैं? काले कोट, बोलो मेरे साथ, काले कोट, सफेद कोट, नीले कोट। ठीक है, नीले कौन होते हैं, नीले कोट वाले कौन होते हैं? देखो, डॉक्टर हो गया वाइट, लॉयर हो गया, नीले कौन हो गए? प्रोफेशनल्स। ठीक है, सीए, सीएस, सीएमए। कितने चला, कहां चला? हाँ, ओके, ठीक है, स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? फिल्म आर्टिस्ट, ठीक है, क्रिकेटर्स। वो एक पढ़ेंगे हम लोग, पूरा ना डेफिनेशन पढ़ेंगे उसका एक। ठीक है, आ जाओ। तो बिजनेस को दो पार्ट में बांट लो। बिजनेस जो है ना, उसके दो हिस्से बना लो। बिजनेस के दो अलग अलग हिस्से बनाने पड़े आपको, होगी बात? बिजनेस के दो अलग अलग हिस्से बना लो। देखो, एक बिजनेस हो गया, एक हो गया बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन, बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44A। मेरी बात सुनना ध्यान से। I have categorized business into two parts. One is business specified under section 44A, और इसके अलावा हो गए अदर बिजनेस। तो अदर बिजनेस आर नॉट स्पेसिफाइड, अदर बिजनेस आर नॉट स्पेसिफाइड। तो जो अदर बिजनेस हैं उनको लिखा गया अंडर सेक्शन 44AD। ठीक है, तो देखो 44AD आप यहां लिख दीजिए, अदर बिजनेस। और तेरी बहुत छुट्टियां हो रही है रे लड़की, हाँ तेरे को ही बोल रहा हूं। अंडर सेक्शन बहाना 44AD, डेट शीट भेजना मेरे को तू। 44AD ये हो गया 44AD, और प्रभु ये हो गया 44AE। सर जी इनके नाम तो बता दो, AE में कौन आएगा अभी बताता हूं। और ये हो गया एड़ा, ये इधर ना, इधर ए हो गया अंडर सेक्शन 44ADA प्रोफेशंस। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन हो गए इसके अंदर हमारे। ठीक है, सो कुल मिला के अब तुम मेरी बात को सुनो पहले यहां से। बिजनेस जो स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 44AE, ये कौन है? सर जी ये है ट्रक वाले। कौन है ये?
ट्रक वाले, जिनका धंधा क्या है, जिनका धंधा है प्लाइंग, क्या है, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। क्या काम करते हैं बेचारे, इनका बिजनेस क्या है, लिखना बिजनेस ऑफ प्लाइंग। प्लाइंग क्या होता है, प्लाइंग क्या होता है, सड़क पे चलना, सड़क पे चलने को प्लाइंग बोलते हैं, हवा में उड़ने को फ्लाइंग बोलते हैं। अरे बोलो यार, हवा में उड़ने को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग। सड़क पे चलने को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ओ जमीन पे पैर रख ले, जमीन पे उड़ के जाएगा क्या, ऐसे बोलते हैं ना। तो प्लाइंग मतलब सड़क पे चलना, फ्लाइंग मतलब हवा में चलना। तो इसको प्लेइंग नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, प्लाइंग, है ना। तो ये सड़क पे चलने वाले प्लाइंग। और एक हो गया हायरिंग, क्या हो गया, हायरिंग। एक हो गया लीजिंग, क्या करना, लीजिंग। किसका होना है ये सब काम, ऑफ गुड्स कैरेज। हेलो, किसकी बात हो रही है, गुड्स कैरेजेस, ठीक है। पैसेंजर कैरेज नहीं लिखा, गुड्स कैरेज। तो ये बिजनेस समझ में आ गया आपको। सो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टर्स, तो आई शुड से बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। हो जा रहा है दिमाग में, ठीक है, बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तारे जमी पे, बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। और तेरी सहेली कहाँ रह गई आज, है कहाँ है, घर भाग गई, किस लिए, हाँ हाँ, पीछे भी पी के चलते चलते, अब मेरे को याद ही नहीं है, बुखार आया था भूल गया हूँ मैं, ठीक है। यार मैं तुम लोग को पता है इसलिए छुट्टी करने से मना करता हूँ, क्योंकि पता है रिदम बिगड़ता है फिर आपका। चलो, क्या भाई, ना बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब आई एम द ओनर ऑफ गुड्स व्हीकल। मैं ओनर हूं किसका, गुड्स व्हीकल का, ठीक है। तो अब मैं क्या धंधा करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं किसका, मैं बिजनेस करता हूं प्लाइंग का, हायरिंग का, लीजिंग का, गुड्स कैरेज। हायरिंग करने का मतलब क्या होता है, मैंने अपनी ट्रक हायर पे दे रखी है कि आपकी फैक्ट्री से मैं माल लेके जाऊंगा आपके शोरूम पे, तो हायरिंग पे दे दिया। लीजिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रक लीज पे दे दिए, किस पे दे दिए, लीज पे दे दिए, तो लीज भी कवर हो जाता है इसके अंदर। ट्रक खरीद के मैंने लीज पे दे दिया, तो ये बिजनेस हो गया मेरा, जो किस में क्वालिफाई होता है, अंडर सेक्शन 44 ए में क्वालिफाई होता है। सर जी अदर बिजनेसेस, अब इसके अंदर कोई भी बिजनेस का आप नाम ले लो, इस अपार्ट फ्रॉम दिस 44 ए के अलावा, अच्छा 44 ए स्पेसिफिक हो गया, इसके अलावा कोई और धंधा कैसा भी, कोचिंग का, ब्यूटी पार्लर का, नाई की दुकान, कोई कुछ भी, किसी भी तरह का स्मॉल बिजनेस। सर ये स्मॉल का मतलब क्या है, जिसका टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर अप टू 2 करोड़ रुपीस हो, कितना हो, अप टू 2 करोड़ रुपीस हो, जिसका टर्नओवर कितना हो, अप टू 2 करोड़ रुपीस। और गवर्नमेंट ने थोड़ा यहां पे पार्शियलिटी करी है, जो लोग व्हाइट कॉलर बंदे हैं ना, जो लोग सारा का सारा पैसा बैंक के थ्रू लेते हैं और खर्चते हैं, उनको लिमिट दी है 3 करोड़ की। तो इससे तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ लिमिट ऑफ 2 करोड़ रुपीस, जनरल लिमिट है। 2 करोड़ रुपए तक की लिमिट क्या है, जनरल है। भाई 2 करोड़ का मतलब है तुम कैसे भी करो, तुम 2 करोड़ का 2 करोड़ कैश में भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बिल्कुल व्हाइट कॉलर बंदे हो और 95% से ज्यादा रसीद, फिर से सुनो मैंने क्या बोला, 95% से ज्यादा रसीद, ऐसे क्यों बैठा है तू, सब ठीक है ना, हिम्मत, हाँ विश्वास होगा, सब ठीक है ना, हंसते रहा करो बस। तो हंसता ही नहीं है, सीरियस हो जाता है यार, मतलब मुस्कुराता रहा कर भाई मुस्कुराते रहा करो। चलो इसको देख, इसको नहीं तो यार
समझे नहीं आप बात? एक होती है खुशी कि भाई साहब वाह मजा आ गया, ये मलिक सर को मेरे ऊपर हंस रहा है। सही है सही है, नहीं मुस्कुराते रहो थोड़ा, ठीक है। हाँ चलो सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, कोई भी बिजनेस हो तो उसको किस तरफ ले लो, इधर। कहां पे? 44 एडी में। एक और बात, मैं टर्नओवर की लिमिट की बात कर रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना। टर्नओवर की लिमिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की आपको मिलेगी 2 करोड़, लेकिन देख ध्यान से देखना, 2 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ मिलेगी आपको। कब? अभी 3 करोड़ लेने के लिए ना तुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तेरे को अपनी जो ग्रॉस रिसीट्स है ना, तेरी रिसीट्स, बिजनेस की रिसीट्स, स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा हूं, रिसीट, तेरी 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा तो भाई 96 ही होता है, हाँ है ना। 95% रिसीट से ज्यादा, मतलब 95% टोटल की 95% रिसीट किस में आनी चाहिए तेरे? बैंक में। सर जी एक बार खोल के बताओ क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि तेरी टोटल रिसीट है कितनी, 2.5 करोड़, कितनी है? तो क्या तेरे को प्रेजेंटिव 44 एडी मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन मिल सकता है अगर 2.5 करोड़ का 95% निकालो। निकालो 2.5 करोड़ का 95%, गीतांजलि कितना होता है 2.5 करोड़ का 95%? है बेटा 2.5 करोड़ का 95% 23 लाख होता है। अच्छा ये लो, ये लो, ये लो, जागो नींद से भाई, नींद से जागो। 2 करोड़ 37 लाख, 2 करोड़ 37 लाख, ये कैसे होगा? एक जीरो आएगी यहां पे, अब सही है क्या देखना? अच्छा इसको हटाओ, है हाँ सही हो गया क्या? हाँ ठीक है, सॉरी, है ना। इससे ज्यादा रिसीट तुम्हें किस में लेनी पड़ेगी? बैंक में। इससे ज्यादा, ये तो 95% है ना, तो इससे ज्यादा रिसीट तुम्हारे किस में आनी चाहिए? अगर मान लो तुम्हारी 2 करोड़ 40 लाख की रिसीट किसके थ्रू आ गई? बैंक के थ्रू आ गई, तो मौज करो, तुम्हारे लिए लिमिट कितनी थी? 3 करोड़ की। आई बात समझ में? तुम्हारे लिए लिमिट कितनी थी? तुम्हारे लिए 3 करोड़ की लिमिट है भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी टोटल रिसीट, जो तुम्हारी टोटल रिसीट है ना, वो टोटल रिसीट अगर 95% से ज्यादा बैंक के थ्रू आई है ना, तो वो रिसीट अगर है तो तुम्हें 3 करोड़ की लिमिट दे देंगे हम। वैसे तो 2 करोड़ क्रॉस होते ही तुम इससे बाहर हो जाओगे, लेकिन लेकिन अगर तुम्हारी 95% से ज्यादा रिसीट किसमें है? बैंक के थ्रू है, तो आपको हम क्या करेंगे? 3 करोड़ की लिमिट दे देंगे। किताब से मत पढ़ना, वहां पे कंफ्यूज कर देगा तुम्हें, वो कहेगा 5% से ज्यादा ये होना चाहिए, वो होना, नोटंकी है फालतू की, गोली मार दो उसको, उसको किताब से नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ मॉड्यूल से नहीं पढ़ना है, जो मैंने बोल रहा हूँ उसको सुनो बस आप, कि आपकी रिसीट अगर कितने से ज्यादा, 95% से ज्यादा रिसीट आपकी टर्नओवर के अंदर किससे आई है? बैंकिंग मोड से आई है ना, तो क्या मिलेगा? 3 करोड़ का लिमिट मिलेगा। शाबाश। और इधर, इधर भी कोई लिमिट है क्या? सर इस तरफ तो आपने लिमिट बता दी, 2 करोड़ और 3 करोड़, ये लो 2 करोड़ और, अब बताओ मेरे बच्चों को ये तो पता चल गया कि 2 करोड़ और 3 करोड़ की लिमिट मुझे कब कब लेनी है, हाँ है ना? क्लियर हो गया? इस तरफ बताओ जरा, इस तरफ है आपके पास जो टोटल गुड्स कैरेज है ना, पूरे साल में कितने होने चाहिए? अप टू 10 गुड्स कैरेज होने चाहिए आपके पास। कहने का मतलब है तुम्हारे पास जो व्हीकल है, आई सेड व्हीकल नॉट ट्रक्स, समझ लो मेरी बात को, ट्रक बोल दो कि गलत हो जाएगा। किसी के पास ट्रक नहीं है, छोटा टेम्पू है, तो क्या करोगे? तो क्या उसको ट्रक बोल दोगे आप? नहीं, उसे टेम्पू बोलोगे, तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। ट्रक का मतलब तो वो बड़े वाला होता है, तो यहां पे लिखा हुआ है व्हीकल्स। कौन से व्हीकल? जो गुड्स को कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो गुड्स कैरेजेस हैं, ये आपके पास साल भर में, एक साल में किसी भी पॉइंट पे 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए सर। एक दिन, बस एक दिन 11 हो गए, अगले दिन मैंने बेच दिया और आप जाके भाई साहब लेट गए वहां पे, बोले जी साहब मम्मी कसम खा के कहता हूं बस एक ही दिन था। अगर भाई बाहर निकल इससे, ये स्कीम तेरे लिए नहीं है। हालांकि इसका एक बहुत तगड़ा लूपहोल है, तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, बहुत तगड़ा लूपहोल है इसका।
तो इसका मतलब ये है कि अप टू आपके पास कितने व्हीकल होने चाहिए, अप टू 10 व्हीकल्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अप टू 10 व्हीकल अगर हैं आपके पास, यानी कि यू आर द ओनर, यू आर द ओनर। कितने व्हीकल के ओनर हो आप, 10 व्हीकल के ओनर हो, और ये 10 व्हीकल आपको देखने हैं अप्रैल से मार्च तक किसी भी पॉइंट पे 10 से ज्यादा क्रॉस नहीं करने चाहिए। अगर क्रॉस करके उसी पॉइंट पे पार हो जाओगे आप इस नाटक से, आई बात समझ में। तो सर आपको हम 44 AE दे देंगे, क्या दे देंगे, 44 AE दे देंगे। इसी तरीके से स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, ध्यान दो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन आपकी लिमिट है अप टू 50 लाख। कितनी लिमिट है, 50 लाख की, लेकिन आपको भी हायर लिमिट देंगे, 75 लाख तक की लिमिट दे देंगे अगर तुमने भी अपनी टोटल रिसीट के 95% रिसीट से ज्यादा पैसा किस में लिया होगा, बैंक से लिया होगा। तो तुम्हें भी कितनी दे देंगे, 75 लाख की दे देंगे। जब इनको 3 करोड़ दिया तो इन्होंने भी बोला हमें भी तो चाहिए कुछ, हमें भी तो दे दो कोई इंसेंटिव, हम भी तो हायर लिमिट लेना चाहते हैं। तो भाई तुम्हें भी हायर लिमिट दे सकते हैं, कंडीशन एक रहेगी, टोटल रिसीट का 95% से ज्यादा किसमें होना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब वो तुम्हें घुमाएगा कैसे, जरा सुनो यहाँ पे, वो तुम्हें ऐसे घुमाएगा कि रिसीट तो दे रखी है ये, और कैश की ट्रांजैक्शन है 8%। तो बताओ हायर लिमिट मिलेगी कि लोअर लिमिट मिलेगी, लोअर लिमिट मिलेगी। आई बात समझ में, क्योंकि 5% से ज्यादा अगर तुमने कैश में कर दिया तो खत्म, तुम फिर लोअर लिमिट पे आ जाओगे। लोअर लिमिट क्या है, इधर 2 करोड़ है और उधर 50 लाख है। आई होप मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया है यहां तक आपके दिमाग में सेटिंग बैठ गई होगी कि मेरे को जब प्रेजेंटिव चूज करना है तो एडीए में कैसे करना है, एडी में कैसे करना है और एई में कैसे करना है। भाई पहले ना दिमाग, आपका दिमाग पता कब चल रहा होता है, जब किताब आपके सामने नहीं हो रही होती ना, बुक नहीं होती ना पास में, नोट्स सामने नहीं होते, नोट्स में लकीरें पीटते रहो, कुछ नहीं होने वाला है उससे। अभी तो आ जाएगा समझ, फील आ जाएगा, हाँ घर जाके खत्म, ठीक है। तो ये वाली बात क्या है ना, ये लंबा टिकेगी दिमाग में कि क्या बोल रहा हूं मैं, दिमाग चल रहा है उस केस में, ठीक है। तो मुझे बताओ, पहले ही बताओ, ये समझ आ गया कि ऑप्शन तुम्हें कब मिलेगा। अब ये ऑप्शन, एक मिनट, ये ऑप्शन किसको किसको मिल सकता है, ये ऑप्शन किसको किसको मिल सकता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इस तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 44 ए में तो, हाँ 44 ए में तो कोई दिक्कत है नहीं, इस तरफ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया कि जब तक तुम्हारे पास कितने व्हीकल होंगे, अप टू 10 व्हीकल्स होंगे, आप ओनर होंगे 10 व्हीकल्स के, तो आप 44 ए के अंदर रहोगे। इस तरफ में कौन कौन है और कौन कौन एलिजिबल पर्संस हैं इसके, यू नीड टू नो कि एलिजिबल पर्संस कौन कौन होंगे। सारी बातें तो समझ ली, बट हु आर द एलिजिबल पर्सन। तब एक कंपनी आगे खड़ी हो गई, वो कहने लगी जी मेरे को चाहिए, तो भैया मिल सकता है क्या कंपनी को, वी नीड टू चेक, राइट। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो आप। चलाओ मौज, लेकिन आप उसे दिखाना मत, दिखाओगे तो मारे जाओगे। चुपचाप जेब में रखो, बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जेब में रखो, है यही लूपोल है बेटा। हाँ लीगल है, लूपोल्स लीगली होते हैं, तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग ना, चुपचाप जेब में रखो, लेकिन सरकार को जाके मत बताना। डू यू नो क्या, कौन सा खर्चा मिलेगा ही नहीं ना, देखना मैंने बोल दिया ना, सीधे सीधे क्या मिल रहा है बस, वो 30 सेक्शन 30 में दिखाते हैं ना रेंट का खर्चा। तो चुपचाप उस हायरिंग वाले से जो कुछ तेरे को आ रहा है ना, चुपचाप जेब में डाल उसको, दिखाना मत बिल्कुल भी। वो दिखाएगा तो तुम मारा जाएगा उस केस में भाई साहब, वहां पे तो फंस जाओगे आप, है पता चल गया तो बोलेंगे ना कि ये वाली इनकम कहां से आई, चल भर इस पे टैक्स, हाँ या ना। तो चुप रहना उस केस में, हायर पे दे के रखो, अंटर पंटर को लगा के रखो ऐसे, और उनको दे के रखो, ठीक है। चलो अब मेरे मामा का लड़का है ना, उसकी है एजेंसी, टोटल ट्रक पता कितना है उसके पास, 50, वो 44 ए में जाता है वो। तो मैंने कहा तेरे तो 10 ही है, कहता मेरे 10 हैं, 2 मेरे ड्राइवर के नाम है, 2 उसकी बीवी के नाम है, एक आगे उसके बेटे के नाम है। वो ऐसे ऐसे कर रखा है उन्होंने, सिस्टम ऐसे बना रखा है, ठीक है। तो ठीक,
बनाए रख भाई, फायदा किसको हो रहा है? हैं? फायदा किसको हो रहा है? फायदा फायदा तो इसको ही हो रहा है ना इस केस में। बोलो, चलेंगे आगे बढ़े? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जरा एलिजिबिलिटी चेक कर लो, बस 1 मिनट लगा के इसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है आपको। कहाँ है बीमारी? जरा पेज नंबर बताओ मेरे को नोट्स में से। पेज नंबर 89। 89 पे तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा बेटा। 87, 88, ये रहा 44A। तो पहले हम 44A पढ़ रहे हैं ना, तो देखो एलिजिबल पर्संस, 44A के एलिजिबल पर्संस जो हैं वो कौन है? ऑल पर्संस आर एलिजिबल। ऑल पर्संस आर एलिजिबल का क्या मतलब है? कोई भी हो, ठीक है? ऑल पर्संस आर एलिजिबल मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक रिस्ट्रिक्शन है, एसएससी शुड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। अच्छा, दूसरा क्या है? एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन, हे भगवान, ये साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द, अगर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपके नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस मार गए तो प्रभु आफत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ो। डीम्ड प्रॉफिट क्या माना जाएगा पीजीवीपी के अंदर, यानी कि डीम्ड इनकम क्या मानी जाएगी? आ जाओ वापस नोट्स पे, आ जाओ अपने नोट्स पे। कहां है? यही है क्या? आ जाओ नोट्स पे। तो हम बात कर रहे थे इसकी, और इस केस में अब हम कैलकुलेट करेंगे डीम्ड बिजनेस इनकम। क्या कैलकुलेट करेंगे? डीम्ड बिजनेस इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। डीम्ड बिजनेस इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, और वो डिटरमाइन होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपके जो व्हीकल्स हैं उनका क्या स्टेटस है। दो पार्ट्स में बांट लो। एक तरफ लिखो लाइट गुड्स व्हीकल। ये क्या बीमारी है? लाइट गुड्स का क्या मतलब होता है? लाइट गुड्स छोटे, और एक होते हैं हैवी गुड्स। लाइट गुड्स और हैवी गुड्स, लाइट गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल। वो गीतांजलि, वो तेरे को पता है ईशा ना नमस्ते सर तो बोलने आई थी और फिर गायब है उसके बाद से। अच्छा अच्छा, यही है। अरे दिखी नहीं मेरे को, चेक कर रहा था क्लास ले रही है कि ऐसे ही खाली छोड़ रखी है, क्लास चला के छोड़ दी बस। सर को कौन सा पता चल रहा है? चलो, हाँ भाई सही है। हैवी गुड्स और लाइट गुड्स, हैवी गुड्स लाइट गुड्स। सुनो, पहले ना ये झंझट क्लियर करता हूँ, हैवी गुड्स किसे बोलते हैं। तो हैवी गुड्स व्हीकल का क्या मतलब हुआ? ऐसे गुड्स व्हीकल जिनका जिनका वेट, प्रशांत भाई मैं अपने वेट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? सुनना, बोर्ड पे देखना तो क्या लिख रहा है यार। ऐसे गुड्स व्हीकल जिनका वेट 12,000 किलो, मेरा नहीं, किसका? हैवी गुड्स व्हीकल का वेट
12,000 किलो से ज्यादा हो तो उन्हें क्या बोला जाएगा? जिनका ग्रोस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, आपको अनलेडन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, यू आर नॉट मैकेनिकल इंजीनियर, तुम्हें तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जिनका ग्रोस व्हीकल वेट, ग्रोस का मतलब होता है बिना माल के, ट्रक का वेट, ट्रक का वजन अगर 12,000 किलो से ज्यादा है, थोड़ा आसान करो, 12,000 किलो को टन में कन्वर्ट कर लो तो 1,000 किलो होता है एक टन में। कितना होता है? 1,000 किलो एक टन। तो 12,000 किलो मतलब 12 टन से ज्यादा। कितने से ज्यादा? 12 टन से ज्यादा। ऐसे व्हीकल को बोला जाता है हैवी गुड्स व्हीकल। क्या बोला जाता है? तो हैवी गुड्स व्हीकल कौन से व्हीकल हुए? यहां नीचे आसान तरीके से लिख लो, जिनका ग्रोस व्हीकल वेट GVW, gross vehicle weight is greater than, not equals to, I said not equals to, I said more than 12 ton, 12 ton or 12,000 kg है ना? For your understanding point of view, 1 ton equal to, ये कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना बेचारे हमारे, 1 ton equal to 1,000 kilograms, ठीक है? हाँ, 1 ton is equal to 1,000 kilograms। तो ऐसे व्हीकल जिनका वेट 12,000 किलो से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको अपन बोलेंगे हैवी गुड्स। बताओ मजा आया कि नहीं आया इसमें? समझ गए? ठीक है सर। 12,000 किलो के नीचे वाला लाइट गुड्स, अगर वो वजन के हिसाब से चलेगा ना तो यू नीड टू बाइफरकेट कौन से हैवी हैं और कौन से लाइट हैं। तो जो लाइट गुड्स व्हीकल है वो कौन से हैं? जो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है। और हैवी गुड्स व्हीकल क्या है? जिनका ग्रोस व्हीकल वेट 12,000 किलो से ज्यादा है। इक्वेशन सॉल्व हो गई आपकी? बोलो ना यार, सॉल्व हो गई इक्वेशन? तो सर ये जो लाइट गुड्स व्हीकल है ना, इसके पीछे थोड़ा सा अपने को क्या अज्यूम करना है? इनकम। हम क्या निकाल रहे हैं? डीम्ड बिजनेस इनकम। तो लाइट गुड्स व्हीकल की डीम्ड बिजनेस इनकम मोटा मोटा मैंने डिसाइड किया एज एन गवर्नमेंट, मैंने बैठ के सोचा कि एक छोटा ट्रक, मतलब ट्रक नहीं बोलेंगे, टेम्पो, ट्रक तो 12,000 के ऊपर वाला हो गया, एक छोटा गुड्स व्हीकल ऑन एन एवरेज एक आदमी को एक महीने में कितना पैसा कमा के देता होगा? लोअर साइड पकड़ती है गवर्नमेंट, हमेशा याद रखना, हायर साइड नहीं पकड़ती है। तो कुछ भी देता हूं, कुछ भी देता हूं, वो तो असलियत तो कौन जानता है? असलियत तो ट्रक वाला जानता है। तो गवर्नमेंट तो सिर्फ अज्यूम कर सकती है। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि यार सारा खर्चा पानी काट के एक ट्रक, एक छोटा व्हीकल, एक आदमी को 7,500 रुपए, याद रखने वाली बात है, 7,500 रुपए देता होगा। कितना? 7,500 पर मंथ देता होगा। कितना देता होगा? 7,500 रुपए पर मंथ देता होगा। क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ तो हुआ है। 7,500 सुन के झटका लगा, कम लिया। गवर्नमेंट कह रही है यार कम ही लेना है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होते हैं ना लीचड़ लोग, रोने लग गए, इतना ले लिया, इतना ज्यादा शोर मचा दिया उन्होंने। बताओ 7,500 रुपए कहां कमाई होती है? गवर्नमेंट बोलिए इधर 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 इधर, तेरी 7,500 भी कम है क्या? 7,500 से भी कम कमाई है तेरी? कहता और खर्चा इतना है। गवर्नमेंट बोली तो घूम, जरा घूमियो। घूमने के बाद क्या होता है तुम्हें पता है? तो बाहर निकल इससे, तो बाहर निकलो, नॉर्मल में जा, और नॉर्मल में सबसे पहले टैक्स ऑडिट करवा। चल टैक्स ऑडिट करवा, टैक्स ऑडिट करवाने के बाद हिसाब दिखा, तब मानेंगे हम कि 7,500 से कम है तेरी। भाई इतने बुरे दिन आ गए तेरे कि 7,500 से भी कम तू एक महीने में एक ट्रक से आग लगा दे ट्रक में भाई, इससे भी कम है तो 7,500 रुपए गवर्नमेंट ने लोअर साइड पकड़ा है, अज्यूम किया तुम्हारी इनकम। मैं बार बार सीख रहा हूं इनकम, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस नो एक्सपेंस शैल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड। तुम कोई खर्चा इसमें से अलाउ नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक खर्चा,
एक्सेप्ट एक खर्चा, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं क्या। पहले मुझे बताओ ये समझ आ गया क्या? यहाँ पे बात आ गई समझ में? बात लिख तो दो, क्या समझ आया तुम्हें? सर जी हमें समझ आया डीम्ड बिजनेस इनकम रुपीज, रेड पेन से, रुपीज, रेड पेन मतलब याद रखने वाली बात, रुपीज 7500 पर मंथ। बेटा सब ठीक है ना? इसको बोल रहा हूं, ये इसको बोल रहा हूं मैं। हाँ, क्या नाम क्या आपका? नीतीश, सब सही है? नीतीश, सब सही है? नीतीश नाम खतरनाक है वैसे, मैं बता रहा हूं। सब ठीक है ना? दीदी का कॉल जब से आया है तो परेशान सा लग रहा है मेरे को। ऑल ओके? सब ठीक है? दीदी ने तो नहीं बोला कि घर आ जा पापा वेट कर रहे हैं? अरे बोलना, नहीं है ना ऐसा कुछ? क्या क्या बोल रहे हो? सॉरी भाई, मम्मी वेट कर रही है। तेरी फोन की चैट पढ़ लिया है। कहाँ रहता है तू? नोएडा में? ठीक है, सब ठीक है ना घर पे? तो तू परेशान सा बैठा है मतलब तब से। आ जाओ। 7500 पर मंथ, तू जानता है क्या इसको पहले से? अच्छा, 7500 पर मंथ। देखो रे देखो, पर मंथ, और इसमें दो पर है। एक्चुअली जनरली पर कितने होते हैं बेटा? एक कबूतर बैठा है जैसे, ये तो पता ही होगा तेरे को, दो होते हैं, तो यहाँ भी दो ही है। देख, पर मंथ पर व्हीकल, पर मंथ पर व्हीकल। सुनो रे, सुनो, मेरे पास अप्रैल के महीने में 6 ट्रक थे छोटे वाले। अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर को मैंने एक बेच दिया। कितने बेच दिए? एक मैंने बेच दिए। कितने थे मेरे पास? ध्यान देना, अप्रैल 24 पे मेरे पास 6 ट्रक थे। अक्टूबर में मैंने 3 अक्टूबर को एक को रवाना कर दिया। एक को क्या कर दिया? बेच डाला। 3 अक्टूबर को बेचा। 3 अक्टूबर के बाद से कितने बचे बेटा? तो तुम्हारी कैलकुलेशन क्या कहती है? हमारी कैलकुलेशन ये कहती है 6 इंटू 7500 पर व्हीकल, 7500 पर मंथ। बता बेटा नंबर ऑफ मंथ्स है? मैं कंफ्यूज हो गई। वाह, चलो कोई बात नहीं, बताओ आराम से। बेटा बताओ कितने नंबर ऑफ मंथ्स हो गए? अब बताओ। 6 महीने हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नीतीश भाई अक्टूबर का क्या करूं? अक्टूबर को अंदर लूं कि छोड़ दूं? 3 ही दिन तो यूज किया यार, तो क्या करें? छोड़ दें? बता भाई क्या करना है? छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे। पता क्या कहते हैं? अरे छोड़ो, 180 कहां घुसा रहे हो तुम 180 को? पता क्या कह रहे हैं? कहते तुमने 1 मिनट भी अगले महीने के कोई व्हीकल यूज करा होगा ना, हम उसकी इनकम डीम्ड कर लेंगे। कोई मसला नहीं है, कोई झंझट नहीं है। एक भी दिन तो कह रहे 3 अक्टूबर, तो इसको बेच के दिखा 1 अक्टूबर को। हम अक्टूबर की इनकम को भी क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे इधर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने मंथ्स हो गए? 7 हो गए। 7 महीने हो गए। हाँ, क्रॉस चेक करना पड़ता है, तुम्हें भरोसा कुछ नहीं है तुम्हारा। सही है, हो गया। अच्छा, यहां से कितने बचे थे? 5 इंटू 7500 इंटू 5 व्हीकल, 7500, 5 महीने। बोलो हाँ या ना? टोटल इनकम बताओ कितनी आ गई? गीतांजलि कैलकुलेटर कहां है तेरे? निकालना उस पे। ये क्या होता है? फटाफट कैलकुलेशन करा कर। है कितनी हो गई टोटल बताओ? 5 लाख। अरे यार ऐसी गंदी फिगर आती है ना, 502500। ठीक है, यही है ना? बन गई भाई बिजनेस इनकम। तो भाई तबरेज पता है क्या बनी? ये तेरी बिजनेस इनकम बनी। अब सर ये बताओ, इसमें से मेरे को खर्चे अलाउ करोगे क्या? नहीं करेंगे भाई। तुम पहले बताओ तुम्हारे खर्चे कहां से कहां तक के थे? तबरेज बताएगा कौन से खर्चे थे, कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन तक खर्चे क्लेम करता था तबरेज? बता।
हाँ, पीजीबीपी में, पीजीबीपी में मैं क्या करूं? तू कुछ नहीं करेगा, अब जो करूंगा मैं करूंगा। आगे हो, हाँ बता, जल्दी बता। इसमें जो भी पड़ा हाँ हाँ, कहां से कहां तक खर्चे क्लेम करते हैं? 28 है 30 से लेके 38 तक। कहां से कहां तक? 30 से लेके 38 तक। हाँ, जेब चेक करूंगा क्लास के बाद तेरी। कोई बात नहीं, नहीं रखा तो डर क्यों रहा है? तो क्लास खत्म होने के पहले ठिकाने लगा दियो, हर्ष की जेब में डाल दियो, तो फिर हर्ष फंसेगा। हाँ जी भाइयों, हम लोग नॉर्मली जो एक्सपेंसेस क्लेम करते थे, बेटा ध्यान देना, यही एक्सपेंसेस की बात करते थे कि नहीं करते थे? तबरेज भाई पढ़ ले, ठीक है? बताओ बच्चों, यही एक्सपेंसेस की बात करते थे क्या? ये है ना, दिख रहे हैं यहाँ पे खर्चे? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी मैंने इनकम निकाली है, इस इनकम से ये एक्सपेंसेस माइनस होंगे ना? क्या क्या कह रहा है? ये एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं, यानी कि खर्चे जो है ना, एक्सपेंसेस डीम्ड टू बी अलाउड माना जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सारे खर्चे डीम्ड टू बी अलाउड हो चुके हैं, तो तुम्हारे ये वाले सेक्शन का कोई यूज रह जाएगा क्या? अरे सर, ये पता है, ये तभी काम करते हैं जब ये काम कर रहे हूं, और सर ये ही खत्म हो गए तो ये तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ओरिजिनलिटी खत्म हो गई ना, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। बोलो, एक खर्चा है जो बाहर बैठ के कह रहा है मेरा क्या होगा अंकल, वो है सेक्शन 40B में पार्टनर्स को मिलने वाली रेमुनरेशन। वो मिल सकती है, वो अलाउ करेंगे, ठीक है? तो पार्टनर्स को मिलने वाला रेमुनरेशन जो है ना, वो अलाउ करते हैं, ठीक है? वो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे बताओ, इतनी सी बात तुम्हारे ये ऊपर वाले माले में सेट हुई कि नहीं हुई? हो गई? इनकम निकालना आ गया? कितने पर? गीतांजलि 2 पर, 1 पर, 2 पर, ठीक है? और इस तरफ है 3 पर। ये अलग विचित्र तरह का कबूतर है, ये इसके 3 पर है इधर वाले का, ठीक है? हाँ, दुनिया की सारी स्ट्रेस गीतांजलि के जीवन में है बेटा? हाँ, यस सर। वजन भी गिरता जा रहा है मेरा, मैं पतली होती जा रही हूँ सर, डेली 100 ग्राम वजन कम हो जाता है मेरा, इतना स्ट्रेस लेती हूँ मैं। हाँ देखो इधर, देखो भाई, तो हैवी गुड्स व्हीकल के केस में हमने हैवी गुड्स व्हीकल किसको बोला था भाई? हेलो, बोर्ड पे देखना, 12 टन से कौन था? ये कौन था? कौन था? अब बता कौन था? यही था ना? ये तो यार 12 से ज्यादा है। हाँ जी भाई, 12 टन से ज्यादा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हैवी गुड्स। अब सुनो बेटा, सीरियस बात आ गई है। इनकम कितनी लेनी है सर जी? इनकम लेनी है ₹1000 पर टन। अच्छा, तो जो व्हीकल 13 टन का है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू पर मंथ, पर इनटू पर व्हीकल। वाओ, कितने पर? 1 पर, 2 पर, याद रह जाएगा क्या तुम्हें? है, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में इसका ना, याद रह जाएगा? तो मुझे बताओ, ये करने के बाद आप लोग अपना फाइनल बिजनेस इनकम डीम्ड कर लोगे? तो ये जो तुम्हारा बिजनेस इनकम यहाँ पे निकल के आएगा, ये जो तुम्हारा बिजनेस इनकम निकल के आएगा, इसमें से क्या कोई एक्सपेंस अलाउड होगा? नहीं सर, कुछ भी अलाउड नहीं होगा सर। तो नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है सब नोट्स में ना, ठीक है? तो मुझे बताओ, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको? तो आपको ये कैलकुलेट करना आ गया कि आप अपनी बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AE कैसे कैलकुलेट करोगे? जल्दी बता नीतीश, आ गया? नीतीश तेरा ही नाम है ना भाई? गजनी, मैंने बोला नीतीश, उसकी तरफ देख रहा है। ऐसा है क्या? शिव 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 शिव। यार तू पहले बताता, ये तो जब मैं कॉलेज में था। लेट लेट हो गया तो है।
लेट हो गया, लेट हो गया, चलो कोई नहीं। हाँ अब तो यार क्या ही, अब तो अगले जन्म में देखेंगे। तो ये ठीक है, ये वाला इतना ठीक है, सही है। आपको कैलकुलेशन आ गई बढ़िया से करनी। तो सर एक काम करो, जल्दी से आप इधर आओ जरा, और जरा एक काम करो, मैंने ये फॉर्मेलिटी जो है ना, लकीर पीटना है बस, अब और कुछ नहीं करना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं साहब ऐसा है, डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 30 to 38 आर डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन फुल इफेक्ट टू, thus नो फर्दर डिडक्शन अंडर दीज सेक्शन इज अलाउड। एक इसके ना प्रशांत के जैसा कोई था, कहता मेरे को ये बताओ, मैंने कहा हाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, मैंने कहा हाँ बेटा खैरात बट रही है, मिलेगा। अरे कैसे मिलेगा, 32 में मिल तो चुका ऑलरेडी, 32 जब खत्म हो गया 32 नहीं मिलेगा तो एडिशनल क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ अ फर्म, वाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओए मत घुरो रे उसको। इन केस ऑफ अ फर्म, सैलरी interest paid to its partner to be deducted from the income computed under section 44A subject to the limit specified under section 40B। और मजे की बात पता है क्या है, इसमें एक बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुके हैं, ठीक है। अच्छा सर, तो however it is not deducted, कहां पे, एडी में नहीं मिलेगी, एडा में नहीं मिलेगी, वहां पे ऑलरेडी अलाउड मानी जाएगी, ठीक है। एसेट की WDV का क्या होगा, डेप्रिसिएशन deemed to have been allowed, consequently WDV of any asset of the eligible business or profession deemed to have been calculated as if the eligible assessee had claimed and had been actually allowed depreciation for each of the relevant assessment year। अगला पॉइंट, claim of higher income, claim of higher income। सुनो मेरी बात, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने तबरेज के एक्सप्रेशन देखे, तो मैंने जब ये कहा 7500 रुपए पर मंथ, तबरेज बोला ले बस बहुत कम है ना, कितना होना चाहिए तेरे हिसाब से, कहता कम से कम 30,000 रुपए। मैंने कहा ठीक है आ जा, एक काम कर, हायर इनकम कैन बी क्लेम टू हैव बीन अर्न्ड बाय द असेसी फॉर ईच व्हीकल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गवर्नमेंट कह रही है यार ये बंदा कह रहा है तो ज्यादा कमाता है, तो ठीक है फिर छोड़ उसको, जो ज्यादा कमाता है उस पर टैक्स दे दे। समझ आया तुम्हें गेम मैंने क्या बोला। तबरेज ने बोला सर 7500 तो बहुत कम है, मैं तो 30,000 रुपए पर व्हीकल कमाता हूं, ठीक है फिर 30,000 से दे दे भाई, आ बैल मुझे मार, है ना, ठीक है ना, गुड। 44 डबल ए बी, सुनो मेरी बात, डबल ए के अंदर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रशांत, एबी का मतलब है टैक्स ऑडिट, क्या मतलब है इसका, टैक्स ऑडिट। सुन मेरे भाई, पता क्या करें, अगर तू सेक्शन 44 एडी, एडीए और एई के अंदर टैक्स दे रहा है ना, तो तेरे को मुक्ति दे देंगे किससे, ना तेरे को कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना, ना तेरे को टैक्स ऑडिट करानी। एक बात बताओ, जब हमने तेरी इनकम ही डीम्ड कर ली तो तेरे रिकॉर्ड को अचार डालेंगे क्या हम, क्या करेंगे तेरे रिकॉर्ड का, क्यों भाई, हमने तेरी इनकम डीम कर ली है, तो तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करेंगे हम, टैक्स ऑडिट का क्या करेंगे, खत्म हो गई बात। कह रहे हैं साहब सुनो, इफ द असेसी डिक्लेयर प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर दीज प्रोविजन, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AA और 44AB। नाउ से टैक्स ऑडिट करानी और नाउ से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी। लेकिन हाउएवर, ठहरो, अगर क्या होता है, असेसी जो है ना वो होता है लीचड़, कहता है यार 7500 रुपए, रोता रहता है हर बार, 7500 रुपए इनकम मान ली है, 7500 इनकम मान ली, बताओ ये कोई बात होती है, बताओ ये कोई बात होती है। नोट्स व्हाट्सएप करवा देते हैं, प्रिंट आउट नहीं देते, कोई बात होती है ये, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गीतांजलि मतलब सुन तो इधर तो सुन ले, देख नहीं रही है, मैंने नोट्स देने बंद कर दिए, अच्छा देंगे ही नहीं सपोज। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एसएससी कह रहा है क्लेम ऑफ लोअर इनकम, क्लेम ऑफ लोअर इनकम। अब वो ये कह रहा है यार इन्होंने 7500 मान लिया
ऐसे कुछ भी मान लेते हैं 7500 कोई कमाई होती है पर ट्रक, हमारी तो कम होती है। चलो मेरे साथ, मैं चाल के बोलता हूं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास पहुंच गई गीतांजलि, नौटंकी बना रखी है तुमने, 7500 रुपए नहीं है कमाई, कम है। गवर्नमेंट बोली अच्छा चल एक काम कर, तेरे को सबसे पहले क्या बोला था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी, चल बना। लेके आ। टैक्स ऑडिट नहीं करानी टैक्स ऑडिट नहीं करानी थी ना, हमने तेरी इनकम रिज्यूम कर ली थी चल करवा के आ टैक्स ऑडिट। गीतांजलि बोली टैक्स ऑडिट की ना एक लिमिट होती है, 1 करोड़ रुपए के ऊपर होती है टैक्स ऑडिट के। तो गीतांजलि सरकार बोली इसको तेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, सारी लिमिट खत्म हो गई, सारी सीमाएं लांग गई सरकार। जब इसने सारी सीमाएं लांग के बोला ना 7500 रुपए कोई इनकम होती है क्या, सरकार बोली अब हमारे लिए भी कोई वचन, कोई कानून कुछ नहीं है, अब हम भी सब तोड़ देंगे। अब आपको बिना किसी लिमिट के तो बनाने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत नंबर 1 कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना, मोस्टली टीचर बच के निकल लेते हैं, इससे बाईपास मार जाते हैं, क्योंकि वहां सवाल खड़ा ये हो जाता है, बच्चा ये पूछ लेता है कि टैक्स ऑडिट की तो एक लिमिट होती है, टैक्स ऑडिट जब हमें करवाना होता है तो 1 करोड़ के ऊपर करवाना होता है। लेट सपोज गीतांजलि का टोटल टर्नओवर कितना था, 65 लाख। नाउ गीतांजलि सेइंग सर, मेरे को बोल रही है सर मेरा इनकम तो 7500 पर ट्रक नहीं आ रहा है, अब मेरे को तो लोअर आ रहा है। तो अब मैं इसको कहूंगा चल बेटा एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना, फटाफट से बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आ। तेरे को ये कैसे पता चला कि तेरा इनकम कम आ रहा है, तेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे। नंबर 2, किसी प्रोफेशनल को पकड़ और उससे कंप्यूटेशन बनवा के ला, तो मैं मानूंगा, क्योंकि देख तेरी तो औकात है नहीं कि तू कंप्यूटेशन कर ले, वाले की औकात नहीं होती है भाई, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बंदा है वो, आया ना, उसको सिर्फ ट्रक चलाना आता है। तो यू कैन नॉट से कि वो पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करना भी जानता हो। भाई साहब अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता तो ट्रक नहीं चला रहा होता। हालांकि जैसा सिस्टम चल रहा है अभी हमारी कंट्री में, तो सून यू विल सी कि एक पढ़ा लिखा आदमी ट्रक चलाता हुआ दिखेगा। बट अभी के लिए तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई समझ पा रहा है? तो देखो एसएससी मे क्लेम लोअर इनकम, वो कह रहे हैं मना नहीं कर रहे हम, एसएससी मे ऑल्सो क्लेम लोअर प्रॉफिट and gains than that computed under section 44 AE in the previous year if for that previous year। आ जा इधर तू जरा, चल सबसे पहले एक काम कर, मेंटेन कर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ना मेरी लिमिट होती है, लिमिट कुछ नहीं है यहाँ पे, चुपचाप मेंटेन कर, हमने बोला ना बना, तो लिमिट का वेट मत कर। सर क्या मैं अपनी टैक्स ऑडिट भी कराऊं, करानी पड़ेगी लेकिन उसकी तो लिमिट होती है, तेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, चुपचाप टैक्स ऑडिट करा के आ, तभी तो मानेंगे, आया ना। किसी प्रोफेशनल मतलब यहाँ अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट का मतलब है सीए, अभी तक तो सीए है, ठीक है, ओके ओके की रिपोर्ट है, गीतांजलि समझ आ गया, चलो बढ़िया, पक्की बात है भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए कोई और नेक्स्ट पॉइंट नहीं है जी। बताओ बिजनेस इनकम तो आ गई, अब बस ये और बता दो कि इस बिजनेस इनकम का करेंगे क्या। कुछ नहीं बेटा, इसका ना अचार डाल लेना, ठीक है। क्या करोगे तुम बिजनेस इनकम करे, नालायक हो। बिजनेस इनकम का क्या करते हैं हर्ष सर जी, इस पे टैक्स देते हैं, डायरेक्टली टैक्स नहीं देते बाबू इस पे। बिजनेस इनकम को कहां लेके जाएंगे, बता रहे पावनी, कहां लेके जाएंगे इसको सर जी, इसको ना हम एक काम करेंगे, उसको हम लेके जाएंगे ग्रोस टोटल इनकम में। क्या करेंगे, चल बता, जल्दी बता, ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलती है, बता जल्दी से। है सर जी ना ऐसा होता है, देखो मेरी बात सुनो आप, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का ना एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का एक फॉर्मेट होता है। सर जी देखो टोटल इनकम निकाले बिना ना तुम टैक्स नहीं लगा सकते, ये रूल है, अरे रूल है ना ये। टोटल इनकम का एक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आती है इनकम अंडर हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले आती है, फिर आती है सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आती है ना, खबरदार किसी ने लिखा इसको तो बोर्ड पे नजर रखना। फिर आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कुछ भी बोल रहे हो, बिजनेस और प्रोफेशन, और ये तुमने निकाली है जस्ट अभी निकाली, ओके। फिर क्या आता है,
इनकम अंडर हेड कैपिटल, फिर आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सबको जोड़ देते हैं तो क्या आती है, ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, इसमें से क्या माइनस होता है, शाबाश, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A माइनस होता है सर। जे माइनस होने के बाद आती है क्या, टोटल। सुन रहे हो लड़की, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, सब निस्त नाबूद कर दो यहां से। हटो, सबके सब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बताओ ऐसा अलाउड होगा कि नहीं होगा, होगा? यानी कि चैप्टर 6 की डिडक्शन देने से नहीं रोक सकते ना तुम किसी को। चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। पता चले चैप्टर 6 की डिडक्शन भी ना दो और सीधे सीधे इस पे लगा दो, बोले सर जी टैक्स लगाओ तुम सीधे सीधे इस पे। बेटा ये डिडक्शन आपको क्या रहेगी, अलाउड रहेगी। क्या रहेगी, अलाउड रहेगी। चैप्टर 6 की डिडक्शन आपको 80C से लेके 80U तक पढ़नी होती है। ठीक है भाई, नीतीश भाई, सही है। चल, हाँ हाँ हाँ, अब तो मजे लो गई तुम। अब तो मुझे स्पेशली एक बार जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, बच्चे ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तुम्हारी भाभी ने तो नहीं बोला कभी यार ऐसे। बढ़िया था भाई। ये बढ़िया था, एक नंबर। लिखो भाई लिखो। लिखो रे। ओह, इसको लिखो, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दो। सही था भाई नीतीश, ये बढ़िया था। हैं? हाँ यार, मतलब क्या ही बोले, सही बोल रहा होगा जो कुछ बोल रहा होगा। क्या बोल रहे हो सर, और करना है? कहाँ चला? बेटा एक मिनट,
जी प्रभु, पूछिए। हम्म, नहीं समझा। चलिए ठीक है। हम्म, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेट ऑफ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दोबारा बोलो, एक बार और बोल। यस, गवर्नमेंट भी तो उतना ही कह रही है ना, दिखाओ। ज्यादा आ रही है। हाँ, वो उतना ही मानेगा, उतना ही मानेगा, वो दिखाना नहीं चाहेगा उससे ज्यादा। हाँ, गलत है। हाँ, किस इनकम पे टैक्स लगेगा? यस, जा सकता है लोअर इनकम पे फिर वो। यस यस यस, जा सकता है लोअर इनकम पे, बिल्कुल जा सकता है। बड़ा प्रॉब्लम कर रखा है भाई साहब, वेरी हाई। हम्म, भाई एक मिनट। क्लास कितने बजे तक थी? 2 बजे तक। ओके सर, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से जो इनकम निकली उस पर सेट ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, किसने मना किया? हाँ जी सर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ओके एकदम। रिपोर्ट मुझे बताओ। 44 ए डन। कैलकुलेशन कर लोगे? नोट्स में एक सवाल दिया हुआ है, वो कैलकुलेशन के लिए करना है आपको। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी आप घर पे जाएंगे, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आप। ए दिखेगा आपको, ये रहा। और ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? कर लोगे? अच्छा, आफ्टर दैट रुको तो सही, 1 मिनट भागो मत अभी, 1 मिनट रुको। 1 मिनट, 1 मिनट अभी लगेंगे, 5-7 मिनट और लगेंगे अभी ना खत्म होने में इसको। सो मैं ये कह रहा था आपको कि एक बार आप जल्दी से 1 मिनट लगा के मेरे साथ एक बार आप एडी का कलेश भी निपटा दो। किसका? एडी का। एक्चुअल में क्या है ना, 70% खत्म हो चुका है, ठीक है? इसका जो 70% रोला है खत्म हो गया, 30% बचा है। काहे को घर पे लेके जाना है इसको, ठीक है? इसके बाद तो ब्रेक ही है ना तुम्हारा। बढ़िया, आ जाओ फिर। तो सबसे पहले ये बताओ, एलिजिबल पर्सन कौन है एडी में? कहानी तो सारी सुना चुका हूं ना मैं आपको। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, हु इज रेजिडेंट बट नॉट एलएलपी इज। याद रखना, एलएलपी को छोड़ के और कंपनी को छोड़ दो, कंपनी नहीं आ सकती यहां, ध्यान रखना। कौन आ सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप। ना कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकती, ना कोई
आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आ सकता, कोई नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन आ सकते हैं? इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप। स्पेशली ये भी क्या होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए। इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे आप। एलिजिबल बिजनेस और प्रोफेशन, प्रभु मैंने आपको बता दिया, ये एसएससी 44 ए में अगर कवर हो गए तो एडी में नहीं आ सकते, डबल बेनिफिट नहीं ले सकते आप, ठीक है? या तो एडी लो या इधर आ जाओ, ठीक है? क्या प्रभु? कोई बात नहीं, ट्रक के लिए उधर चले जाओ और इसके लिए इधर, किराने की दुकान के लिए इधर आ जाओ। अगला देखो, हायर लिमिट लोअर लिमिट समझा चुका हूं, सिर मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घर जाके पढ़ना हो पढ़ लेना। सर एडिशनल एलिजिबिलिटी की कोई कंडीशन, असेसी शुड नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ये 10AA बहुत बड़ा रहता है एक्चुअल में, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई डिडक्शन नहीं लोगे यार। असलियत में ये है कि इस पे टैक्स नहीं लगता 10AA पे, तो भाई तो 10AA के अंदर अगर चला गया तो 44 AD क्यों मांग रहा है? ठीक है। अगला, कौन कौन से लोग और हैं जो एलिजिबल नहीं है इस धंधे के लिए? एडी के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं है जो कैरी करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन, क्योंकि ये कहां पे चले गए हैं? एडीए में चले गए हैं। अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज वाले बंदों को अगर आप 2 करोड़ की लिमिट दे दोगे तो भाई साहब उनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, 2 करोड़ क्रॉस नहीं होगा, आया ना? उनको नहीं दे सकते ये लिमिट। अगला, कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, सेम, कोई एजेंसी बिजनेस के अंदर अगर आप ये लिमिट डाल दोगे ना, 2 करोड़ और 3 करोड़ का टर्नओवर तेरा है और तो इसके अंदर 8% पे दे सकता है, पहली तो बात इसका कोई खर्चा नहीं होता, मजे की बात है, और ऊपर से तुमने इसको लिमिट दे दी तो कभी इससे टैक्स ले पाओगे आप? इससे कभी टैक्स नहीं ले पाओगे आप। हेंस इनको कहां कर दिया? बाहर फेंक दिया इनको निकाल के। डीम्ड प्रॉफिट क्या होगा? बहुत आसान है, देखो डीम्ड प्रॉफिट होगा कैश की ट्रांजैक्शन पे 8%, कैश के ट्रांजैक्शन में कितना? 8%। ओके की रिपोर्ट है। और 6% मिलेगा बैंक के ट्रांजैक्शन पे। सुनो मेरी बात सुनो, 1.5 करोड़ टर्नओवर था, हेलो, 1.5 करोड़ में से 50 लाख रुपए कैश का था और 1 करोड़ रुपए बैंक से था। बैंक की टर्नओवर पे कितना? 6%। क्यों रखा कम? सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर किसके थ्रू आए, और कैश की टर्नओवर पे लिमिट क्या है? प्रेजम्पटिव इनकम की लिमिट है 8%। ओके की रिपोर्ट। सर जी कोई डिडक्शन मिलेगी क्या? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ये तो बता दो, वो मिलेगी क्या पार्टनर को रेम्यूनरेशन? कुछ नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं मिलेगा। हाँ देख ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एडी और एडीए से नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना सकते, हायर इनकम जा सकते हैं, चले जाओ, वेरी गुड। लोअर इनकम पे जा सकते हैं क्या? रुको तो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे लोअर इनकम पे जा सकते हैं? सुनो, इफ assessee declare profit for any previous year under section 44 AD, he should continue to do so for next 5 previous year as well. Next 5 years, अगले subsequent 5 सालों से वहीं पे रहना होगा। If he declare profit of any of such previous years, 5 previous year, otherwise than AD, और claim the lower income under section 44 AD इसके हटके और lower income पे चला गया, he shall not be eligible to claim the benefit of this section for next 5 subsequent years of opting out. क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं 24-25 में तुमने एडी ऑप्ट कर लिया, 5 साल के लिए आप लॉक हो गए, 5 साल के लिए तुम्हें इसी में रहना होगा। मेरी टर्नओवर क्रॉस हो गई तो निकलना ही पड़ेगा बाहर। मान लो कि अगले 5 साल में, यानी कि आप 26-27 में जाके आपका मन पलट गया और आपको समझ आया कि ना यार सही नहीं है, लोअर ही सही था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के ना, ऑडिट करवा के वही सही था यार, ये फालतू में फजीयत पड़ गई यहां पे, आया ना? तो लॉ कह रहा है अगले 5 साल भूल जाना, फिर तुम्हें वापस यू टर्न देंगे हम इसमें। नेक्स्ट 5 इयर्स, जिस दिन से बाहर निकल जाओगे ना, अगले 5 साल आप वापस किस में नहीं आ सकते। ऐसा क्यों किया पता है? असेसी होता है मजेदार आदमी, ठीक? तो ये क्या झोलझाल करता है, ये इसका झोलझाल ऐसे रहता है, कभी अंदर
कभी बाहर, ऐसा रहता है इसका सिस्टम। कभी एडी के अंदर, कभी एडी के, ऐसे रहता है इसका सिस्टम। तो ये नौटंकी बना के रखता, तो भाई इसको रोकना पड़ा। अगर आप लोअर इनकम पे जा रहे हो तो चले जाओ, मना नहीं है, लेकिन 5 साल तक वापस नहीं आने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है, वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और एक लिखा हुआ है वेयर द टोटल इनकम लेस देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। सुनिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम का मतलब क्या होता है तबरेज भाई, जीटीआई लेस देन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है। टोटल इनकम किससे ज्यादा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से। आज की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख है। ओल्ड स्कीम की बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पशन तो वहीं पे है, न्यू स्कीम इज अ ड्रामा, ठीक है। तो उससे अगर ज्यादा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ही इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AA एंड ही इज रिक्वायर्ड टू गेट्स द अकाउंट्स ऑडिटेड, ऐसे करके। अब सर सवाल ये है कि मैं जब इसे पढ़ाता हूं ना ऐसे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो आप कह रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी है, अभी आप कह रहे हो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम आ गई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, टैक्स ऑडिट कराना है। बाबू मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अगर आप लोअर इनकम क्लेम करते हो, आपने क्या क्लेम करा कि नहीं सर ये 8% 6% से मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो वो कह रहे हैं आप लोअर इनकम क्लेम कर लो। लेकिन जब आप लोअर इनकम क्लेम करने गए तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपकी टोटल इनकम जो आई है ना तुम्हारी, वो तुम्हारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा आई है। कम आई है तो कुछ नहीं करना, कम आई है तो मरा हुआ है ना यार, 2.5 लाख रुपए से कम है तेरी इनकम, ओ भाई तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तू तो हमारे से ही ले ले, सरकार देती है ना फ्री की चीजें। लेकिन अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो एक काम कर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना, शायद हमारा भी कुछ जुगाड़ निकल पाए, ठीक है। डन, हाँ सर डन। तो सर एक काम करो ना, जब इतनी बातें हो ही गई हैं हमारे बीच में, तो सर ये भी कराई दो, ये भी आपने 60% तो कराई रखा है, ये वाला प्रोफेशन वाला है, देख लें क्या, छोड़ो नहीं देख रहे, जाओ, अरे जाओ यार, ज्यादा मत देख, ज्यादा मत देख।